नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं नारायण साहनी स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आप लोगों के डिमांड के अनुसार आज का वीडियो होगा और आज के वीडियो में हम जानेंगे सेरीकल्चर, पीसी कल्चर और एपी कल्चर के बारे में। क्या होता है सेरीकल्चर, पीसी कल्चर क्या होता है और एपी कल्चर क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी इस वीडियो में देंगे, इस छोटे से वीडियो में। तो ध्यान से समझना है और जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी बायोलॉजी का ही टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी वस्तु का यदि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है तो उसे व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे सेरीकल्चर हो या पीसी कल्चर हो या एपी कल्चर हो, इसमें भी इससे रिलेटेड पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है और यही उत्पादन कहलाता है व्यावसायिक उत्पादन। तो ये जो वीडियो होगा मेनली फोकस हो जाएगा व्यावसायिक उत्पादन से रिलेटेड सेरीकल्चर, पीसी कल्चर और एपी कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम सेरीकल्चर के बारे में जान लेते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? तो हम सब रेशम के कपड़ों से परिचित हैं। कौन नहीं जानता है रेशम के कपड़ों की क्या अहमियत होती है। अब रेशम के कपड़े का स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो चाइना से हुआ। किस देश से? तो चाइना से। और रेशम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और रेशम को बनाने के लिए एक कीट काम में लाया जाता है, उसका नाम है क्या चीज़? तो रेशम का कीट। तो रेशम के कीट से रेशम बनाए जाते हैं। पहले रेशम रूट था, रेशम मार्ग था, जैसे कि आप नक्शे में देख पा रहे होंगे। और इस रेशम रूट को कनिक्स ने अधिकृत कर लिया था, यानी कि उस पर अपना कब्जा कर लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था। ये रेशम का रूट कहाँ से जाता है? तो यूरोप से पश्चिमी ईस्ट चाइना की ओर जाता है, जैसा कि आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे। अब हम जान लेते हैं कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो रेशम उत्पादन के उद्योग को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम उत्पादन के उद्योग को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम का उत्पादन कैसे होता है? तो रेशम के कीट द्वारा। और रेशम के कीट को कहाँ पे पाला जाता है? तो शहतूत के पौधे पर। कहाँ पे? तो शहतूत के पौधे पर। ये बात आपको याद रखनी है कि रेशम के कीट को शहतूत के पौधे पर पालते हैं। इस कीट की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ये कीट किस प्रकार के होते हैं? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो रेशम के कीट हैं उनकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। एक है लार्वा, प्यूपा और कोकून। तो लार्वा, प्यूपा और कोकून, ये जो है रेशम के कीट के 3 अवस्थाएं हैं। ये जो लार्वा है, जब रेशम का कीट बन रहा होता है तो वह उसका प्रारंभिक स्टेज होता है, प्रारंभिक अवस्था होता है और इसी को बोला जाता है क्या चीज़? तो लार्वा। कह सकते हैं कि ये बचपना अवस्था है। बचपना अवस्था है किसका? तो रेशम के कीट का। यहाँ पर रेशम का उत्पादन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं प्यूपा अवस्था। प्यूपा अवस्था को हम यंग स्टेज कह सकते हैं, रेशम के कीट का यंग स्टेज। इमेज में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो जो ये प्यूपा है, इसमें जो है इसको हम यंग स्टेज कह सकते हैं, यंग अवस्था। और इसमें रेशम तो बनता है लेकिन थोड़ा अधिक बनता है, किसकी तुलना में? लार्वा की तुलना में। और ये भी उद्योग के लिए उस तरह का स्थिति नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जाना जाए तीसरी अवस्था देख लेते हैं, कोकून। और यह इसका जो है वृद्धावस्था कह सकते हैं, अंतिम अवस्था। और वृद्धावस्था में बहुत अधिक मात्रा में जो है कह सकते हैं ये क्या है? तो वृद्धावस्था है। और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर रेशम बनाया जाता है रेशम की कीट द्वारा। किस अवस्था में? कोकून अवस्था में। और इसी रेशम को बनाने के लिए इसको पाला जाता है किस पौधे पर? तो शहतूत के पौधे पर, जैसा कि आपको इमेजेस में दिखाई दे रहा होगा। तो ये है आपका सेरीकल्चर में रेशम के कीट की अवस्थाएं। अब जान लेते हैं रेशम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे देश में 4 प्रकार के रेशम होते हैं। एक है मलबरी जो कि 89% होता है, दूसरा ईरी 8% होता है, टोमर ये जो है 2% होता है, और मूंगा और ये जो है 4% होता है। और हमारे देश में सबसे अधिक, अपने देश में सबसे अधिक रेशम कहाँ पे उगाया जाता है, बनाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है रेशम का कहाँ पे? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में।
अब बात किया जाए कि रेशम किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। लेकिन एक और चीज़ होता है जूट, जिसे पटसन बोला जाता है। जूट, इसी को बोला जाता है पटसन। ये किससे प्राप्त होता है, तो ये पौधा है और पौधे के तने से प्राप्त होता है। और ये जो पटसन होता है किसका बना होता है, ये तने से प्राप्त होता है और बना किसका होता है, सेलुलोज का। ये बात याद रखनी है। तो जो ये रेशम होता है ये किसका बना होता है, तो रेशम बना होता है प्रोटीन का। और जूट बना होता है किसका, तो सेलुलोज का। तो ये जो जूट बना होता है, पटसन बना होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का। और संसार में सबसे अधिक इस पटसन का उत्पादन कहाँ होता है, तो इंडिया में होता है। इंडिया में कहाँ पे सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय सबसे अधिक कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ, तो जूट उद्योग ही प्रभावित हुआ था। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और पूर्वी पाकिस्तान में जहाँ पे खेत थे ज़्यादा जूट उगाने वाले, वो चले गए पूर्वी पाकिस्तान में और इंडिया में इसके कारखाने रह गए, उद्योग रह गए। लेकिन आज भी सबसे अधिक उत्पादन जो है भारत में ही होता है। और दूसरा सबसे अधिक उत्पादन वाला जूट का जो देश है वो है बांग्लादेश। जो पूर्वी पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अलग होकर वो बांग्लादेश में परिवर्तित हो गया। तो बांग्लादेश दूसरा जो है क्या है, जूट उत्पादन का सबसे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है जूट उत्पादन में, कौन, बांग्लादेश। तो ये हो गया सेरीकल्चर। अब हम जान लेते हैं एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर क्या होता है, तो व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा पालना एपीकल्चर कहलाता है। अब मधुमक्खियों को क्यों पाला जाता है, तो मधुमक्खियों से मधु प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। क्या चीज़, तो शहद। और इसलिए मधुमक्खियों को पाला जाता है। शहद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ इससे बनाई जाती हैं। शहद में क्या क्या होता है, तो फ्रक्टोस और सुक्रोस होता है। फ्रक्टोस व सुक्रोस होता है। मधुमक्खियों को पालना कहलाता है एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है। शहद में क्या होता है, तो जो पदार्थ पाया जाता है शहद में वो फ्रक्टोस और सुक्रोस होता है। इसी कारण से शहद क्या होता है, तो मीठा होता है। बात किया जाए मधुमक्खियों की चाल की, कितनी गति से, तेजी से गति करती हैं मधुमक्खियाँ, तो 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये गति करती हैं। इनकी चाल क्या होती है, तो 16 मील प्रति घंटा। इसकी चाल से ये क्या करती हैं, गति करती हैं। 1 सेकेंड में मधुमक्खियाँ कितनी बार फड़फड़ाती हैं, तो 200 बार अपने पंख को फड़फड़ाती हैं। तो मधुमक्खियाँ 1 सेकेंड में 200 बार पंख फड़फड़ाती हैं। ये बातें याद रखनी है, 200 बार पंख फड़फड़ाती हैं। दूसरी बात कि जो मधुमक्खियां हैं उसके 2 पेट होते हैं। मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं, ये बातें सब याद रखनी है। एक खाने वाला और दूसरा जो फूलों का रस है, फूलों के रस को रखने वाला, फूलों के रस को रखने वाला। तो मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं, फूलों के रस को रखने वाला एक और एक खाने वाला। बात किया जाए फैमिली की, यानी कि इनके प्रकार की, मधुमक्खियों के प्रकार की, कैटेगरी की, इसकी फैमिली क्या होती है, कैटेगरी या प्रकार। तो 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। ये चीज़ें आपको समझना है। एक को बोला जाता है रानी मधुमक्खी, क्वीन, और दूसरे को बोला जाता है नर, या इसी को ड्रोन भी कहा जाता है। और तीसरा है श्रमिक या कामगार मधुमक्खी। तीसरा है श्रमिक या कामगार। ये क्या होते हैं, ये नपुंसक होते हैं, नपुंसक। सभी चीज़ों को समझते चलना है। रानी, नर और ड्रोन, ये फैमिली एक कैटेगरी है
किसकी, तो मधुमक्खियों की। और बात किया जाए मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने के लिए तो जनन की प्रक्रिया रानी और नर के बीच होता है और इससे बहुत अधिक मात्रा में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। श्रमिक में ये जनन की क्षमता नहीं होती है क्योंकि ये नपुंसक होता है, लेकिन इनमें जनन की क्षमता पाया जाता है। अब बात किया जाए यहाँ पे कि एक छत्ते में, जैसे कि यह एक छत्ता है, तो एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, बस एक ही, एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है केवल। नर की संख्या अधिक होती है और श्रमिक की भी संख्या अधिक होती है। अब बात किया जाए कि यहाँ पे रानी और नर के बीच जो जनन की क्रिया होती है तो इसमें रानी मधुमक्खी भी बनती है, नर भी बनता है और श्रमिक भी बनता है। तो जब ये रानी मधुमक्खी अंडे देती है छत्ते पे अंडे देती है, तो अंडे देने के बाद एक प्रकार का अम्ल रिलीज करती है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है, तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। तो कहने का मतलब है कि रानी और नर के बीच जनन की क्रिया से जो ये अंडे बनते हैं इसमें तीनों प्रकार के होते हैं, रानी भी होते हैं, नर भी होते हैं, मादा भी होते हैं और श्रमिक भी होते हैं। मतलब कि मादा, नर और श्रमिक सभी होते हैं। तो जो श्रमिक होते हैं मादा के ही पार्ट है ये। तो जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है नर पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन जो मादाएं होती है उसको ये क्या कर देता है, नपुंसक बना देता है। इसका मतलब है कि अब ये केवल श्रमिक का ही काम करेंगे, जनन की क्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि सारे जो ये मादा वाले पार्ट होते हैं इसके प्रभाव से, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के प्रभाव से नपुंसक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये रानी मधुमक्खी है अंडे देने के बाद पूरे छत्ते पे घूमती है उसकी देखरेख करने के लिए। तो अंडे देने के तुरंत बाद उसमें से ये रिलीज होता है और एक हफ्ते तक इसका प्रभाव होता है, एक हफ्ते तक इसका प्रभाव होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का। और ये क्या कर देता है, तो जितने भी मादाएं इसमें होते हैं अंडे उसको जो है नपुंसक बना देता है। ये है यहाँ पे इस एसिड का प्रभाव, किसका, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का प्रभाव। तो इसलिए एक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी बचती हैं, ज़्यादा नहीं बचती हैं, सब जो है नपुंसक हो जाती हैं, श्रमिक का कार्य करने लगती हैं। अब एपीकल्चर में क्या किया जाता है कि जैसे ही रानी मधुमक्खी ने अंडा दिया इस मधुमक्खी को पकड़ करके बंद कर लिया जाता है डिब्बे में, और अब ये रानी मधुमक्खी वहाँ पे है नहीं तो क्या होगा, ये एसिड का ये रिलीज नहीं करेगी और जिस कारण से बहुत सारे रानी मधुमक्खी यहाँ पे आ जाएंगी। मधुमक्खियों को, ये जो मादा मधुमक्खियाँ हैं उनको अलग अलग छत्ते पे रख दिया जाएगा और बहुत अधिक मात्रा में मधु का उत्पादन होने लगता है, बहुत अधिक मात्रा में शहद का उत्पादन होने लगता है। अब किसी भी कारण बस यदि इसमें एक रानी मधुमक्खी बच गया, पहले से एक और रानी मधुमक्खी है, तो दोनों के बीच मित्रता नहीं होती है, दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। और कब तक चलता है, तो जब तक कि एक रानी मधुमक्खी मर न जाए, तो ये युद्ध इनके बीच चलता रहता है। इसलिए एक छत्ते पे केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। और कुछ बातें जान लिया जाए शहद के बारे में, एपीकल्चर के बारे में। तो एपीकल्चर के बारे में क्या होता है, तो हमने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मधुमक्खियों का पालन करना, क्या प्राप्त करने के लिए, तो शहद प्राप्त करने के लिए। अब आगे जान लेते हैं, जो ये शहद होता है इसमें फ्रक्टोस और सुक्रोस होता है, ये बात हमने कर लिया है। अब बात किया जाए चीनी, गन्ना और चुकंदर में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वह है सुक्रोस। चीनी, गन्ना, चुकंदर में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, सुक्रोस। अब ये जो फ्रक्टोस होता है सुक्रोस से 1.7 गुना अधिक मीठा होता है, अधिक मीठा होता है। किससे, तो सुक्रोस से। कौन, फ्रक्टोस। अब सेक्रिन, सेक्रिन एक प्रकार का केमिकल है, ये केमिकल नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है जो कि वस्तुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि मधुमक्खी से प्राप्त होता है ये शहद, चीनी, गन्ना, चुकंदर आदि, ये जो सुक्रोस है प्राप्त होता है
तो कहने का मतलब है कि ये प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन ये क्या है, केमिकल है। और कौन, सेक्रिन केमिकल है। और ये क्या होता है, तो सुक्रोज से 500 गुना मीठा होता है। 500 गुना क्या होता है, तो मीठा होता है। अब बात किया जाए श्रम विभाजन की, तो मधुमक्खियों में श्रम विभाजन होता है। मतलब कि 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, रानी होता है, नर होता है, श्रमिक होता है, नपुंसक जिसे बोला जाता है। और इनका अपना अलग अलग कार्य होता है। क्या क्या कार्य होता है, चलिए जान लेते हैं। रानी का कार्य होता है अंडे देना, अंडे देना। उसके बाद से जो नर का कार्य होता है, किसका होता है, तो ये रानी के साथ जनन करता है, रानी के साथ जनन। यदि जनन नहीं होगा तो अंडे नहीं होगा, तो ज़्यादा से अधिक मात्रा में मधुमक्खियों का विकास नहीं हो पाएगा। तो नर का कार्य होता है रानी के साथ जनन का। उसके बाद से श्रमिक जो कि नपुंसक होते हैं, और इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है शहद बनाना, छत्ता बनाना। क्या करना, तो शहद बनाना, छत्ता बनाना, ये इसका कार्य होता है। तो ये हो गया इसका कार्य। अब बात किया जाए भाषा की, तो जो मधुमक्खियों का जो भाषा होता है वो नृत्य पर आधारित होता है। किस पर, तो नृत्य पर आधारित। और इस भाषा की खोज किसने किया, सर वान फिश ने, सर वान फिश ने। और इसके लिए 1973 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए सर वान फिश को मिला था, जो कि इनकी भाषा के बारे में इन्होंने बताया था कि मधुमक्खियों की भाषा क्या होती है, तो नृत्य की होती है। अब जो ये भाषा है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी होती हैं। और इस कारण से ये मधुमक्खियाँ बहक जाती हैं, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसे नुकसान पहुंचाता है। तो ये है क्या चीज़, तो इनकी भाषा, मधुमक्खियों की भाषा। अब आगे और कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि मधुमक्खियाँ यदि डंक मार दें तो बहुत अधिक दर्द का आभास होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसमें पाया जाता है फार्मिक एसिड। क्या चीज़, तो मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है एक प्रकार का एसिड जिसका नाम है फार्मिक एसिड। और यही एसिड मधुमक्खियाँ छोड़ देती हैं, और जिस कारण से बहुत अधिक दर्द होता है। और मधुमक्खियों के ये जो फार्मिक एसिड है इसका पीएच बहुत अधिक होता है। ये जो फार्मिक एसिड है वह केवल मधुमक्खी के ही डंक में नहीं पाया जाता है, ये बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है, हंडा के भी डंक में पाया जाता है, हंडा, हाड़ा जिसे हम लोग साधारण सी भाषा में बोलते हैं। और चींटी में भी यह पाया जाता है, चींटी में भी यही अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है क्या चीज़, फार्मिक अम्ल। लेकिन अंतर होता है पीएच का, जिसका पीएच कम होगा उसके डंक से दर्द कम होगा, जिसका पीएच अधिक होगा उसके डंक से दर्द अधिक होगा। ये बात आती है। तब आपने यहाँ पे जान लिया एपी कल्चर के बारे में। अब हम बताएंगे किसके बारे में, पीसी कल्चर के बारे में। पीसी कल्चर क्या होता है, तो यहाँ पे समझना है पीसी कल्चर को ही बोला जाता है मछली पालन। तो व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन ही कहलाता है पीसी कल्चर। तो कह सकते हैं व्यावसायिक स्तर पर मछलियों का उत्पादन करना ही कहलाता है पीसी कल्चर। व्यावसायिक स्तर पर मछलियों का उत्पादन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। अब मछली पालन कितने तरीके से किया जाता है, कैसे, तो मछली पालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आरओ मेथड से इसे पाला जा सकता है, जैसे कि हैदराबाद में इस तरीके से पाला जाता है। या आजकल बायोप्लाप आ गया है जिसमें क्या किया जाता है कि 4 मीटर गहरा का एक टब होता है और उसमें मछली को पाला जाता है। और विलेज मेथड आता है, विलेज मेथड क्या किया जाता है विलेज मेथड में, तो 5 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया जाता है। कितना फीट, तो 5 फीट गहरा, और इसमें 4 फीट पानी रख लिया जाता है। कितना, तो 4 फीट पानी इसमें भर लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो 4 फीट पानी इसमें भर लिया जाता है। जैसे कि तालाब है, ये एक प्रकार का हम इसे कह सकते हैं, ये क्या है, तो तालाब ही है। और इसमें मछली को पाला जाता है। मछलियों का भोजन क्या होता है, तो मछलियों का जो भोजन होता है वो है अमोनिया।
भोजन क्या है, तो अमोनिया है। अब ये अमोनिया कैसे प्राप्त होगा, तो बतख के बीट से, विष्टा से, उसके मल से जो है अमोनिया प्राप्त होता है। तो क्या किया जाता है कि इसमें बतख छोड़ दिया जाता है और बतख के बीट से ज़्यादा मात्रा में अमोनिया मछलियों को मिल जाता है और वो उसे भोजन के रूप में प्राप्त कर लेती हैं मछलियाँ और उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। बात कर लिया जाए अब मुर्गी पालन का। इसी को कुक्कुट पालन बोलते हैं, इसी को पोल्ट्री फार्म भी बोला जाता है। तो मुर्गे को जो है दो तरीके से पाला जाता है, एक मांस प्राप्त करने के लिए और दूसरा अंडे प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से मुर्गे की दो प्रजातियां होती हैं, एक को बोला जाता है वायलर और दूसरे को बोला जाता है लेयर फार्मिंग। तो वायलर का उपयोग किस लिए, वायलर को कैसे क्यों पाला जाता है, तो मांस के लिए, और लेयर फार्मिंग जो मुर्गे होते हैं उनको किस लिए पाला जाता है, तो अंडे के लिए। तो ये रहा थोड़ा सा पोल्ट्री फार्म के भी बारे में बातें। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो कि बताना ज़रूरी था, बायोलॉजी की ही चीज़ें थी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। समझ में आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह का हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।